ठीक है, आप मुझे बताएं हाउ मेनी स्टार्स शुड बी देयर इन अ गैलेक्सी अप्रोक्सीमेटली, एक गैलेक्सी के अंदर कोई रफ आइडिया दे दें। अच्छा 100,000 मिलियन 10 मिलियन, हाँ कितने स्टार हो सकते हैं? 100 रफली बिलियन स्टार्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी यूनिवर्स कितनी वास्ट है। सो वन गैलेक्सी बेसिकली कंटेन nearly 100 billion star. Sun is just one star out of 100 billion stars, okay? And there are not only one galaxy, there are approximately कितनी गैलेक्सीज हैं? 100 बिलियन गैलेक्सीज। और ये सब एस्टिमेटेड डेटा है, मैं पहले कह रहा हूँ ये एस्टिमेटेड डेटा है जो 100% एक्यूरेट नहीं है, ठीक है? सो 100 बिलियन गैलेक्सीज अगर मिल जाए तो दैट इज नोन एज वन यूनिवर्स। बात समझ आई? सो आप अंदाजा लगा लें कि यूनिवर्स कितनी फाइनाइट है। अच्छा अगर एक गैलेक्सी की हम बात कर लेना, ये लेट्स सपोज एक गैलेक्सी है, ठीक है? आपको क्या लगता होगा पॉइंट ए से अगर लाइट पॉइंट बी तक जाए, हाउ लॉन्ग इट विल टेक? वशमा एक्सपेक्टेड टाइम लाइट का फोटोन एक गैलेक्सी के एंड ए से, लेट्स सपोज ये मिल्की वे गैलेक्सी है, क्लियर? हाउ लॉन्ग लाइट विल टेक टू ट्रेवल फ्रॉम एंड ए टू एंड बी? क्या लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स। अच्छा लाइट ईयर्स है, और उसके लाइट ईयर्स जो लगते हैं वो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स है, ठीक है? मिलियंस ऑफ लाइट ईयर। इजलाल नहीं आ रहा? इजलाल हम सब क्लास में बच्चे कराना चाहते हो, आज ऑलमोस्ट 11-12 बच्चे पहले से क्लास में। अच्छा सो इस गैलेक्सी को यहां से यहां तक आने में मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स। यू आर राइट काजिम, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स, ठीक है? अच्छा हमारी गैलेक्सी का जो साइज है तकरीबन 100,000 यानी अप्रोक्सीमेटली बनता है 1,00,000 लाइट ईयर्स। अब आप कहेंगे लाइट ईयर क्या है? सबसे पहले मैं इस लाइट ईयर की गेम को आपको समझाता हूँ, उसके बाद इजलाल इज वेटिंग। ओके एक मिनट ठहरो। इजलाल आवाज आ रही मेरी? के अंदर अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 100,000 जिसको 1,00,000 लाइट ईयर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर है। मतलब एक ए पॉइंट से लाइट निकले बी पॉइंट तक 100 लाइट ईयर लगते हैं। अब आप लाइट ईयर क्या है सबसे पहले इस गेम को समझे। किसी बच्चे के माइंड में है कि व्हाट इज लाइट ईयर? कितना डिस्टेंस होता है लाइट ईयर? लाइट ईयर डिस्टेंस होता है। It's the distance covered by light in a year. गुड, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर। सो बच्चों आपको बताता हूँ ये निकाला कैसे साइंटिस्ट ने। देखें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। सो आपको किस तरह से आइडिया होगा कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? प्लीज यू शुड हैव अ कैलकुलेटर, अदरवाइज आपसे मसला होगा, ठीक है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस में टाइम लगाएं आप लोग, ठीक है? स्पीड की जगह मैं सी कर सकता हूं, सी के साथ टाइम को मल्टीप्लाई करके खुद निकालें। शाबाश, आई एम वेटिंग। डिस्टेंस आपने निकालने हैं, सी की जगह यू कैन पुट 3 × 10⁸। वशमा स्पीड ऑफ लाइट है सारा जेब 3 × 10⁸। और टाइम की जगह तला ने बोला डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ ईयर। सो एक ईयर में टाइम कितना होता है? बोले 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? डेज कितने हैं? डेज 360 days or 365 डेज, ठीक है? इनटू एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। और एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 36। अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स को शार्प करें तो मेरे ख्याल से आपके पास आंसर आना चाहिए 9.5 × 10⁻15 मीटर्स। अगर आप लोग कैलकुलेटर पे चेक कर लें, मैं इसीलिए कहता हूँ कैलकुलेटर साथ रखें, सही है? ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन अ ईयर है। अच्छा आपको लगता होगा सर इतना कम, ये कम लगता है आपको? 10⁻9 पे बिलियन मीटर्स आता है, 10⁻9 पे बिलियन, और 10⁻12 पे 1000 बिलियन मीटर्स आता है, 1000 बिलियन मीटर्स। अब सोचे 10⁻15 पे कितना आएगा। अब एक जीरो जो है ना वो बिलियंस को इंक्रीज कर रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है? ये लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक साल में, 1 ईयर में। सो आई होप यू आर क्लियर विद द आइडिया ऑफ लाइट ईयर। ये समझ आ गया? तो हमने फॉर्मूला फिजिक्स का लगाया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकन। टाइम पता था हमें, स्पीड ऑफ लाइट पता है। तो जब साइंटिस्ट ने
एक साल के अंदर लाइट का डिस्टेंस देखा तो दे गेट टू नो कि ये इतना डिस्टेंस है। एनी क्वेश्चन? आपका कोई क्वेश्चन सिलेबस के अंदर होगा, मैं राइट अभी आंसर दूंगा, बाकी क्वेश्चन मैं आपको बाद में किस टाइम आंसर दूंगा, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन हो कोशिश करें सिलेबस से रिकॉर्डिंग करें, हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, A2 के एग्जाम सर पे आ रहे हैं, मॉक्स एग्जाम सर पे आ रहे हैं। क्लियर हो गया ये? आगे जाऊं? यस सर, चले Yes, जाएं। sir. अच्छा, चलें एक स्केल अपने पास नोट कर लें। कोई भी बच्चा लाइट ईयर को मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेगा? चलें बताएं। अगर आपके पास डिस्टेंस गिवन है, सपोज करें मीटर्स में, एनी डिस्टेंस, और एग्जामिनर कहते हैं इसको लाइट ईयर में कन्वर्ट करें, तो आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 365, 24 और 36। जो भी डिस्टेंस गिवन है ना मीटर्स में, उसको 9.5 इंटू 10 पावर 15 पे डिवाइड कर दें। एनी डिस्टेंस, क्या एनी डिस्टेंस? वशमा आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. हाँ, एनी डिस्टेंस विच इज इन मीटर्स, उसमें डिस्टेंस को डिवाइड करें 9.5 इंटू 10 पावर 15 पे। आज तो इजलाल गजन है, बड़ी बात है क्लास में। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा लाइट ईयर में, ठीक है बच्चों? और अगर डिस्टेंस लाइट ईयर में गिवन है, वो मीटर्स में जाना, फिर क्या करेंगे? लाइक 9, सपोज करें आंसर आते 3 लाइट ईयर्स को कन्वर्ट करें, क्या करेंगे? Multiply किससे? 9.5 into 10 raised to power वेरी गुड, 15. तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9.5 इंटू 10 पावर 15। अच्छा तला, अब एक बात बताएं कि अगर हमारे पास आंसर है लाइट ईयर में और हमने जाना है किलोमीटर्स में, तो आप एक काम करें, या तो 10 पावर 12 से मल्टीप्लाई कर दें या आखिर में 1000 पे डिवाइड कर दें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 12 में अगर चले जाएं किलोमीटर्स, तो ये भी एक लाइट ईयर है। ये भी क्या है? 1 लाइट ईयर है। इससे फायदा ये कि आपके पास आंसर किलोमीटर्स में आ जाएगा, क्योंकि स्पेस का डिस्टेंस बहुत लार्ज है, दैट्स व्हाई मीटर में मेजर करना इज नॉट रिकमेंडेड। सही है? सो मींस आपने अगर एग्जामिनर कहते हैं कि भाई 5 लाइट ईयर है, इसको किलोमीटर में करें, तो आप 5 इंटू ये नंबर इधर मल्टीप्लाई कर दें, पूरा नंबर, आपके पास 5 लाइट ईयर का डिस्टेंस किलोमीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? किलोमीटर में। आगे जाऊं? कन्वर्जन समझ आ गई है? क्लियर? अच्छा, अब पहली इंपॉर्टेंट टर्म बच्चों, लुमिनोसिटी। चलो तला बताओ, व्हाट इज लुमिनोसिटी? तला बच्चों इसलिए बता रहे, तला लेसन लिया हुआ। अच्छा, आप ये मत समझे कि आपसे बहुत जीनियस है या ऐसी बात है, ठीक है? इसने लेसन लिया है मेरे साथ, हाशिर ने भी लेसन लिया हुआ है। जी हाशिर, लुमिनोसिटी क्या होता है? कुछ थोड़ा बहुत आइडिया बोले। इफ यू हैव दिस स्टार, सो हम किस चीज को लुमिनोसिटी बोलते हैं? कुछ It बच्चे is the वो आपने बोलो, it is the energy an object emits per second, इस तरह का कुछ था। यस, Total एनर्जी, power output basically, total power output, इसका वो अच्छा। यूनिट वॉट्स होता है। गॉड, इन लुमिनोसिटी कहते हैं इट इज द एनर्जी रेडिएटेड बाय अ स्टार पर यूनिट टाइम। ये बेसिकली पावर ही है, ठीक है? एनर्जी रेडिएटेड बाय अ स्टार पर यूनिट टाइम, दिस इज नोन एज लुमिनोसिटी। बच्चों आप समझने फोकस करें, मेन चीजें नोट करते तो करें वरना भेजूंगा। अच्छा, पर यूनिट टाइम, लुमिनोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल L0, ठीक है? और इसको फाइंड करने के लिए आपको किसी भी स्टार की एनर्जी कितना रेडिएट कर रहा है और कितने टाइम में रेडिएट कर रहा है। सन की जो लुमिनोसिटी की वैल्यू है वो आपको मैं बता रहा हूं, that is something into 10 raised to the power 26 joules per second, या वॉट्स भी कह सकते हैं। अब एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं याद, आप चैट जीपीटी पे सर्च कर लें। सो सन रेडिएट दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विद इन अ सेकेंड, सो दैट्स व्हाई लुमिनोसिटी इज आल्सो नोन एज पावर ऑफ अ स्टार। इट इज आल्सो नोन एज पावर ऑफ अ स्टार, क्योंकि एनर्जी पे टाइम पावर होता है ना, ठीक है? एनर्जी पे टाइम बच्चों क्या होता है? पावर, ठीक है? अब हर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की लुमिनोसिटी अपनी होती है, सही है? शेजल आवाज आ रही है मेरी? हेलो शेजल, हाशिर, यस सर जिंदा। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। सो लुमिनोसिटी इज आल्सो नोन एज पावर ऑफ अ स्टार। क्या बोलते हैं इसको? सो यानी आप कह सकते हैं जिस स्टार की लुमिनोसिटी जितनी ज्यादा है वो उतना ज्यादा पावरफुल है, उतनी ज्यादा वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है पर सेकेंड। बात समझ आई? अच्छा, अब जिस जिस स्टार की लुमिनोसिटी साइंटिस्ट को पता है स्पेस में, कोई गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, स्टार है, इसके अलावा
अल्फा सेंचुरी कोई स्टार है, कोई भी एक स्टार है जिसकी लुमिनोसिटी साइंटिस्ट को पता है, तो क्या बोलेंगे तला उसको? आशिर, ऑब्जेक्ट ऑफ, कैंडल। यस, ऑब्जेक्ट ऑफ नोन लुमिनोसिटी जिसकी लुमिनोसिटी साइंटिस्ट को पता है इज नोन एज अ स्टैंडर्ड कैंडल। उसको बच्चों वर्ड यूज करेंगे स्टैंडर्ड कैंडल, ठीक है। ऐसा भी कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जिसकी लुमिनोसिटी नोन है उसको हम स्टैंडर्ड कैंडल कहते हैं। इजलाल, यहां तक बात समझ आई? सुन रहे हो? आगे समझ सर। समझ आ गई है? अच्छा, जी। जितने भी ऑब्जेक्ट है ना स्पेस में जिनकी लुमिनोसिटी पता है साइंटिस्ट को, उसको स्टैंडर्ड कैंडल कहते हैं। अच्छा, अब स्टैंडर्ड कैंडल का एग्जांपल समझाता हूं। सपोज करो ये कोई स्टैंडर्ड कैंडल ए है, ये कोई स्टैंडर्ड कैंडल बी है, और ये हमारा सपोज करो सी है, सन है, ठीक है। अब हम सन की लुमिनोसिटी को 1 कर देते हैं। अब साइंटिस्ट जितनी भी लुमिनोसिटीज हैं स्टैंडर्ड कैंडल उनको सन से कंपेयर करते हैं। लाइक ये सपोज करो 2.5 टाइम एल नॉट है, सपोज करो ये वाला 10 टाइम एल नॉट है। व्हाट डज इट मीन? बोले, यानी बी की लुमिनोसिटी सन के अकॉर्डिंग 2.5 टाइम्स क्या है? हायर है। तो बी बड़ा स्टार है छोटा स्टार है? बताएं, एज कंपेयर टू सन। बोले बोले, शाबाश। और ए? बड़ा स्टार है। हाँ, तो और ए उससे भी बड़ा स्टार है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी हायर लुमिनोसिटी होती जाएगी उतनी सन का स्टार का साइज भी बड़ा होगा, और जितनी लो लुमिनोसिटी होगी उतना स्टार का साइज छोटा होगा। तो दैट्स व्हाई सन को एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं हम लोग। जिस तरह केमिस्ट्री के लोग दे टेक कार्बन 12 में जितने नंबर ऑफ एटम्स है उनको मोल कहते हैं, तो दे कंपेयर द masses विद द कार्बन 12 बिकॉज कार्बन के मास एग्जैक्ट 12 AMU है, ठीक है। सिमिलरली जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो जितनी भी लुमिनोसिटीज हैं वो सन से कंपेयर करते हैं कि सन से हम 2.5 टाइम्स बिगर हैं, सन से हम 10 टाइम्स बिगर हैं, सन से 0.5 टाइम्स स्मॉलर हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्टैंडर्ड कैंडल। अब समझ आइए स्टैंडर्ड कैंडल गेम क्या है? तो ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जिनकी लुमिनोसिटी हमें पता है उनको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कैंडल। ये क्लियर हो गया पॉइंट तीसरा? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है अगर हम इसमें आ जाएं, ये देखें, up till now we are done with luminosity, we are done with this radiant flux intensity. Now the third thing, ये भी डन हो गया, radiant flux intensity। ये क्या चीज है? चलें जी, अब हाशिर बताएगा सिर्फ। यस हाशिर, radiant flux intensity। हाँ जी मिस्टर हाशिर बोले, क्या होगा? It is represented by F। आशिर याद है? इफ वी डिवाइड, नहीं सर, नहीं याद आ रहा। अच्छा तला किस पे डिवाइड करें? लुमिनोसिटी को किस पे डिवाइड कर दें? सरफेस एरिया पे। सो गर्ल्स एंड बॉयज, व्हेन एवर वी डिवाइड लुमिनोसिटी ऑफ एनी स्टार विद द सरफेस एरिया ऑफ द स्टार, एस ए का मतलब क्या है बच्चों? सरफेस एरिया। तो मैं एरिया लिख देता हूं यहाँ पे। तो लुमिनोसिटी ओवर सरफेस एरिया अगर आप डिवाइड कर दें तो that ratio gives you a new term known as radiant flux intensity and its फिर unit, इसका यूनिट क्या था? मैं यूनिट भूल गया। बिल्कुल इसका यूनिट है वॉट पर मीटर। हाँ, वॉट पर मीटर। आलियान बात समझ आई? ये है यूनिट। यस सर। अच्छा, तो लुमिनोसिटी को सिर्फ डिवाइड करना है किसके ऊपर? एरिया ऑफ स्टार पे। लेकिन अगर आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला जरा चेक करें। 4/3 पाई क्यों मत बोलना, वो वॉल्यूम है। देखते हैं लड़कियों का मैथ्स अच्छा है बॉयज का अच्छा है। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? चैट जीपीटी कर लें। 4 पाई आर स्क्वायर। चेक कर लें बच्चों, ये है कि नहीं है? ये हमारे पास एरिया स्फीयर, सरफेस एरिया। अच्छा, तो अगर हम इस एरिया को उठा के इधर पुट कर दें तो मिस्टर गजन बताएं ना क्या आएगा आगे? हाँ गजन, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी इक्वल्स टू एल नॉट ओवर, वशमा बोलो क्या लिखे नीचे? Surface area. हाँ, 4 4 pi pi square. r square, where r is the radius of that star. Okay, so इस फॉर्मूले से आपको पेपर में क्या मिल जाएगा? रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। यहां तक गेम समझ आ गई? ये बच्चों 3 बेसिक टर्म्स थी जो मैंने आपको बतानी थी
radiant flux intensity third one, standard candle second one, luminosity first one. अब चल जल्दी से क्वेश्चन दे, एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी रेटेड बाय स्टार पर यूनिट टाइम क्या होगा? luminosity, luminosity यूनिट क्या होगी? शाबाश बोले. Watt joules per per second. second. Yes, joules per second, also known as watts. ठीक है. Okay, object with the known luminosity is known as standard candle, standard candle. So we compare all the luminosities with the luminosity of the sun, sun. Okay, when you divide luminosity with surface area, then we get a new term known as radiant flux intensity. अच्छा, इसकी डेप्थ इतनी आपको रिक्वायर्ड है, सुपर रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है, यहां तक बच्चों तीनों बेसिक टर्म समझ आ गई हैं. अच्छा, अब बिफोर आई स्टार्ट लॉज, मेरे आपसे 3 क्वेश्चन है, देखता हूं आपका माइंड कितना सोचते हैं इस बारे में. क्वेश्चन ये है, पहले तो वैसे अमेरिका का नाम लेना नहीं चाहिए आज के बाद, मुझे इतना गुस्सा है, लेकिन फिर चले, बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को कंट्रोल किया हुआ है. अच्छा, ये नासा का हेड ऑफिस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. बहुत दिल से खफा है, लेकिन नाम लिखना पड़ रहा है. ठीक है, यूएसए में. सही है. आप मुझे बताएं कि इफ देयर इज अ स्टार, इस स्टार से आने वाली लाइट है, अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं सर नोमान, हाउ द साइंटिस्ट सिटिंग इन द नासा's हेड ऑफिस, वो ये कैसे बताते हैं कि स्टार का टेम्परेचर कितने केल्विन है? नंबर 1. स्टार हमसे कितना दूर है? नंबर 2. बताए ना. स्टार मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ एमिट कर रहा है? नंबर 3. स्टार की लुमिनोसिटी कितनी है? नंबर 4. स्टार की रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी कितनी है? नंबर 5. स्टार का डायमीटर कितना है? ये सब बातें कैसे पता लगी होंगी? लेकिन क्वेश्चन तो है ना. यानी अर्थ पे बैठे हुए अब किसी भी स्टार या गैलेक्सी में अगर आपने इंफॉर्मेशन देनी है, तो आपको ये तीनों लॉस पढ़ने पड़ेंगे. और वो तीनों लॉस कौन कौन से? यस, एनीवन बोले. नंबर 1 फर्स्ट पे हब्बल्स लॉ, सेकंड पे वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, और थर्ड पे बोले शाबाश स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. अच्छा, बिफोर आई टीच यू दीज लॉज, आपको एक कॉन्सेप्ट रेड शिफ्ट का सीखना है, क्योंकि अगर आप रेड शिफ्ट सीखेंगे पहले, फिर ये लॉज एक ऑर्डर में आपको समझ आ जाएंगे. जल्दी से रेड शिफ्ट पे आते हैं. ठीक है, जिन्होंने ओ लेवल्स पढ़ा हुआ है उनको थोड़ा बहुत आइडिया है रेड शिफ्ट क्या होता है. आईजीसीसी की है, ओ लेवल जो भी किया है. व्हाट इज रेड शिफ्ट? रेड शिफ्ट, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप ये सारे क्वेश्चंस के तकरीबन 80% क्वेश्चन के आंसर आप दे लेंगे. जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे है ना, सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ स्टार कैसे निकाला है उन्होंने, लुमिनोसिटी कैसे निकाली है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डायमीटर क्या है, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ कितना एमिट कर रहा है कोई स्टार. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप तब देंगे जब आप रेड शिफ्ट के बाद ये तीनों लॉस पढ़ेंगे. सो हु विल टेल मी व्हाट इज रेड शिफ्ट? चलें चैट जीपीटी करें जल्दी से, क्योंकि आई नो डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट आंसर्स. प्लीज यूज योर सर्च इंजन, कोई काम की चीज भी सर्च कर ले करें कभी. ठीक है, चल जी गजन उस्ताद सोचें. लेट्स सी कौन बताएगा रेड शिफ्ट में 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस रेड शिफ्ट के अंदर. लेकिन रेड शिफ्ट होता क्या है, उसके फॉर्मूलाज क्या है? जो बच्चा जो इंफॉर्मेशन देगा मैं लिखूंगा. ठीक है, लेट्स मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग. हर बच्चा एक बात बताएगा, ज्यादा नहीं बता सकता. ठीक है, व्हाट इज रेड शिफ्ट? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सर कॉन्सेप्ट. इसका एक फॉर्मूला वो होता था ना, पता नहीं, चेंज इन वेवलेंथ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. अच्छा जी, चलो जी, पहला फॉर्मूला आ गया जी सारा. चेंज इन वेवलेंथ ओवर ओरिजिनल वेवलेंथ, फर्स्ट मेथड है रेड शिफ्ट फाइंड करने का. एग्री? समझाऊंगा बाद में. नेक्स्ट, change in frequency divided by original frequency, oh very good. चेंज इन फ्रीक्वेंसी ओवर, हाशिर किंग ने कहा जी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. गुड. थर्ड, C by V. C Oh, by no, V. Speed of V by light C. divided Oh, by V by C. V by C. V by C, C by V. V speed divided of by moving object divided by speed of अच्छा. light. स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को बच्चों कहते हैं, क्या कहते हैं?
रिसेशनल वेलोसिटी। Recession velocity. वशमा, जब आपके फ्रेंड कोई आपको छोड़ के चला जाए ना, तो वो जिस स्पीड से आपसे दूर जा रहा है वो उसकी रिसेशनल वेलोसिटी है। बात समझ आई? ठीक है इजलाल, कोई भी आपका फ्रेंड जो आपको छोड़ के चला जाए ना, तो कितनी स्पीड से दूर जा रहा है उसको हम कहते हैं रिसेशनल वेलोसिटी। सो ये 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास रेड शिफ्ट की। अच्छा, अब कौन बच्चा मुझे बताएगा रेड शिफ्ट होता क्या है? रेड शिफ्ट क्या होता है? सर वो जो जब कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर जाता है and then you measure the Redshift is difference basically the in shift wavelength. in wavelength towards the red aspect, towards the red side. अच्छा, तो इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ व्हाट? लाइट, ठीक है, कमिंग फ्रॉम, अच्छा लाइट कर लें या वेव का वर्ड यूज कर लें, आपकी बात सही है। इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ अ लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट स्टार या गैलेक्सी, डिस्टेंट स्टार और गैलेक्सी। सो बच्चों, जब भी किसी डिस्टेंट स्टार या गैलेक्सी की वेवलेंथ में स्लाइट सा चेंज ऑब्जर्व हो, उसको रेड शिफ्ट कहते हैं। और ब्रैकेट में लिख देता हूं, व्हेन स्टार या गैलेक्सी रिसीड फ्रॉम अस, व्हेन स्टार और गैलेक्सी इज गोइंग अवे फ्रॉम अस ना, तो इसको हम कहते हैं व्हेन द स्टार और गैलेक्सी इज रिसीडिंग फ्रॉम अस, रिसीडिंग फ्रॉम ऑब्जर्वर, फ्रॉम व्हाट? ऑब्जर्वर। अब आपको मैं येलो शेड करता हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज आपने लिखनी लाजमी, बाकी अब लिखना है कि आपकी मर्जी है। ये लाजमी लिखना है, ये आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। आगे ऑप्शन है, इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ अ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार और गैलेक्सी इज नोन एज रेड शिफ्ट। और इसका मीनिंग ये कि व्हेन दैट स्टार या गैलेक्सी इज रिसीडिंग फ्रॉम ऑब्जर्वर। मैं रुकता हूं, आपका क्वेश्चन है पहले पूछें, फिर मैं आपको रेड शिफ्ट निकालना सिखाता हूं, ठीक है। और मैं बिल्कुल अपने प्लान पे सही जा रहा हूं। 25 मिनट्स और लगेंगे इंशाल्लाह, हमारा एस्ट्रोनॉमी अच्छा आपको समझ आ जाएगा। क्लियर? चलिए, किसी को रेड शिफ्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है? जल्दी करें, पूछें। एक फार्मूला समझ आ रही है, चेंज इन वेवलेंथ बाय ओरिजिनल वेवलेंथ? वशमा सारा, प्लीज डू आस्क मी एनी क्वेश्चन। इजलाल, क्लियर है? मैं इनको अप्लाई जी करना सर। सिखाता हूँ। अच्छा, अब आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, चेंज इन वेवलेंथ ओवर ओरिजिनल वेवलेंथ, ये कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। वेट, किधर गई यार मेरी प्रेजेंटेशन? यस, अच्छा। सो गर्ल्स एंड बॉयज, इक्वेशन ये है, ये देखें, एक है ब्लू शिफ्ट, एक है रेड शिफ्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी स्पेस के अंदर ब्लू शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आपको नजर इसलिए नहीं आएगा कि स्टार या गैलेक्सी दे आर रिसीडिंग फ्रॉम अस, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम अस, वो हमारी तरफ नहीं आ रहे, दैट्स व्हाई ये ब्लू शिफ्ट आपको नजर नहीं आएगा, आपको रेड शिफ्ट नजर आएगा, बिकॉज स्टार या गैलेक्सी हमसे दूर जा रहे हैं, ठीक है। आपको रेड शिफ्ट देखना है तो सबसे पहले आप एक काम करें, रात को मोटरवे पे आप खड़े हो जाएं, आपके पास से गाड़ी गुजरेगी, दूर जाएगी, उसकी कोई भी लाइट है गाड़ी में, कोई भी लाइट है, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, वैसे व्हाइट होनी चाहिए मोस्टली, व्हाइट लाइट जितना भी दूर चली जाए, जैसी आपसे दूर जाएगी इट बिकम रेडिश। ओशन के अंदर पायरेट्स को वार्न करने के लिए जितनी हैजर्ड लाइट है वो रेड होती हैं। रेड की रीजन ये कि रेड बहुत दूर से नजर आती है, ठीक है। अब ये सपोज करें आपकी गाड़ी की कोई व्हाइट लाइट है और आप मोटरवे पे खड़े हैं रात को, ठीक है, ये कोई काजिम सपोज करें, ठीक है। अब ये इजलाल पराडो लेके दूर जा रहा है, तो जितना इजलाल दूर जा रहा है तो इजलाल की गाड़ी से बहुत दूर से सिर्फ जो लाइट नजर आएगी वो रेड नजर आएगी, ये बात कंफर्म है, ठीक है। लेकिन जब वही इजलाल कोई गाड़ी पे व्हाइट लाइट लगा के काजिम की तरफ आएगा ना, तो काजिम को थोड़ा सा ब्लूइश ब्लूइश नजर आएगा, हालांकि गाड़ी की लाइटें व्हाइट होंगी लेकिन जितना वो तेज आएगा उसको ब्लू नजर आएगा। इसका मतलब है जब एक सोर्स टुवर्ड ऑब्जर्वर आता है तो ब्लू शिफ्ट होती है, और जब एक सोर्स किसी ऑब्जर्वर से अवे जाता है तो दैट इज रेड शिफ्ट। अब बच्चों बात समझ आ गई है? अब स्पेस में ब्लू शिफ्ट हो ही नहीं सकती, कोई स्टार या गैलेक्सी हमारी तरफ आ ही नहीं रहा, बिकॉज कुरान में क्लियर लिखा है, वी हैव मेड द यूनिवर्स, इंडीड वी आर इट्स एक्सपेंडर, बेशक हमने कायनात बनाई और हम ही इसको वसी करने वाले हैं। तो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, इसकी एक नहीं दो नहीं तीन एविडेंस है। जिन्होंने ओ लेवल या आईजीसी किया उनको पता है, CMBR एक एविडेंस है, हेबल्स लॉ वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, CMBR, दैट्स व्हाई मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग, गैलेक्सीज का, स्टार्स का आपस का डिस्टेंस हर महीने बाद, दिनों बाद ज्यादा ही ज्यादा होता जा रहा है, बात समझ आई?
अब देखिए मैं ब्लू शिफ्ट निकालना सिखाता हूँ, सॉरी रेड शिफ्ट आपको निकालना सिखाता हूँ। लुक एट द स्पेक्ट्रम। आपने जरा गौर से स्पेक्ट्रम को देखना है, स्पेशली इस वाले को। आप देखिए स्लाइड से ऊपर वेवलेंथ आ रही है 656 नैनोमीटर। ये थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक है, अच्छा ये रेड शिफ्ट की तरफ है, ये वेवलेंथ गलत लिखी हुई है। नीचे वाली वेवलेंथ है 673, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, एयर इज 673। सो ऊपर वेवलेंथ है 656.3 नैनोमीटर और नीचे वेवलेंथ आ रही है 673 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ इंक्रीज क्यों होगी है? रेड कलर की, ऑरेंज की, ग्रीन की, ब्लू की, सबकी देखिए वेवलेंथ थोड़ी सी बातला वाली है कि हाई वेवलेंथ वाली साइड पे शिफ्ट हो रही है। किस तरफ शिफ्ट हो रही है? इसके लिए मैं कलर भी रेड चूज करता हूं, आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये साइड है रेड, ठीक है बच्चों, और ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड ये है वायलेट, ये ठीक है, ये साइड है वायलेट। तो आप मुझे बताएं कलर में सबसे हाई वेवलेंथ किसकी होती है? सोच के बताएं, कलर में सबसे हाई वेवलेंथ किसकी होती है? बताएं। Red. रेड की कितनी वेवलेंथ है? 700 नैनोमीटर, और वायलेट की कितनी है? 400 नैनोमीटर्स। अब मुझे बताएं, लेट्स सपोज ये मंथ है मार्च का। मार्च के अंदर हाशिर एक साइंटिस्ट है जिसने मार्च के अंदर एक स्टार को ऑब्जर्व किया। उसने कहा सर जो मैक्सिमम रेड कलर आ रहा है वो आ रहा है 656 नैनोमीटर। अब हाशिर इसी कलर को अगर लेट्स सपोज 2026 मई में ऑब्जर्व करता है, उसी स्टार से आने वाली लाइट को नासा के हेड ऑफिस में बैठ के स्पेक्ट्रम बनता है टेलीस्कोप के थ्रू, ठीक है। तो जब स्पेक्ट्रम को दोबारा स्टडी करते हैं तो यहाँ पे आंसर आ जाता है सपोज 673। अब मुझे बताएं 673 वेवलेंथ हाई क्यों हो गई है और पहले थी 656? व्हाट डज इट मीन? वो स्टार, ये गैलेक्सी करीब आ रहे, दूर जा रहा है? ये आश्चर्य है, हाँ सोचें, दूर जा रहा है करीब आ रहा है? दूर जा रहे हैं। दूर जा रहे हैं। अब क्या करें, 673 अगर वो वेवलेंथ है जिसने मई में ऑब्जर्व की है और मार्च में 656 ऑब्जर्व की है, तो हाशिर क्या करेगा? हायर वेवलेंथ है 673 माइनस लोअर वेवलेंथ है 656 ओवर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना बन गया? 17, ठीक है 17। गलत किया है, डिफरेंस नहीं, डिफरेंस ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या लिखना है? जो ओरिजिनल वेवलेंथ है 656। यस, सो लार्जर माइनस स्मॉलर ओवर ओरिजिनल। क्या करना है बच्चों? लार्जर वेवलेंथ माइनस स्मॉलर वेवलेंथ over original wavelength. This will give you change in wavelength over original wavelength. ये आंसर आपको Z दे देगा। एक मिनट मेरी बात सुननी है, जैसे ही Z आ जाएगा फिर मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ। Z जैसे ही आ जाएगा बच्चों, इस रेड शिफ्ट को V/c की इक्वल कर लें आप। Z का आंसर आ गया, C को इधर मल्टीप्लाई करें, स्पीड ऑफ लाइट को आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगी स्टार की रिसेशनल वेलोसिटी। तो पहला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया कि अर्थ पे बैठे हुए बताएंगे कैसे कि स्टार या गैलेक्सी किस स्पीड से हमसे दूर जा रहे हैं, उनकी रिसेशनल वेलोसिटी कितनी है। सो आपका आंसर है, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट रेड शिफ्ट, फिर रेड शिफ्ट का आंसर z होता है, z को मल्टीप्लाई करना है c के साथ। बाय दिस वे यू विल गेट रिसेशनल वेलोसिटी ऑफ अ स्टार। ये मैं शेयर कर रहा हूँ। रेडी टू टेक योर क्वेश्चन फर्स्ट, फिर मैं आगे जाऊंगा। प्लीज एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? Yes, girls and boys. Any question? Red shift को लेके? No? Everything is clear? सारा, वशमा, काजिम, आशिर, सर इजलाल, मेरी तरफ से क्लियर है? रेड शिफ्ट मतलब ये फॉर्मूला समझ आ गया, चेंज इन वेवलेंथ ओरिजिनल वेवलेंथ। अच्छा ये भी वैसे ही है, चेंज इन वेवलेंथ ओवर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। सिर्फ फर्क पता है क्या है? जब स्टार दूर जाएगा तो ये जो आंसर है ना, ये वाला आपने नीचे हमेशा कौन सा पिक करना है? स्मॉलर वाला। दो वेवलेंथ है ना, स्मॉलर वाली नीचे आएगी। यहां पे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी लार्जर वाली नीचे आएगी, बिकॉज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल, अगर सारा कहती है सर ये स्टार हमसे दूर जा रहा है, इसकी वेवलेंथ इस फ्रीक्वेंसी में फेब के मंथ में नोट करती हूँ, सपोज करें 500 हर्ट्ज आती है, और अगर इसी स्टार की फ्रीक्वेंसी सारा मार्च में नोट करती है तो दूर जाने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ये 450 आ जाएगी, ठीक है। तो ओरिजिनल वाली फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी है 400, तो दैट्स व्हाई ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नीचे लगेगी।
ये, और दोनों का डिफरेंस 50 आ जाएगा, वो 50 ऊपर लग जाएगा इधर। तो साराजेब, जब आपने फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यूज करना है तो स्टार के दूर जाने से जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी वो हाई नहीं होगी, वो लो होगी। वो ये वाली फ्रीक्वेंसी है 450, दूर जाने के बाद की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी में नीचे लार्जर वैल्यू लगानी है, बाकी ऊपर डिफरेंस लगेगा। डिफरेंस तो वैसे भी लार्जर माइनस स्मॉलर है, ठीक है बच्चों। सो सिंपल बात, ये फ्रीक्वेंसी में भी लार्जर फ्रीक्वेंसी माइनस स्मॉलर फ्रीक्वेंसी ओवर नीचे फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल जो कि लार्ज होगी, लेकिन वेवलेंथ में लार्जर माइनस स्मॉलर ओवर वेवलेंथ, और नीचे वेवलेंथ कौन सी होगी? स्मॉल। देखो मैंने कितना इजी कर दिया आपके लिए, ठीक है। आगे समझ। और लास्ट तो आप तो कर ली। जैसे ही आपको ये आंसर ये दोनों रेशो देंगे तो आपको मिल जाएगा रेड शिफ्ट, चाहे जिससे भी मिले, फर्स्ट मेथड से मिले या सेकंड मेथड से मिले। जब रेड शिफ्ट मिलेगा यू शुड डांस इन द एग्जामिनेशन हॉल, बिकॉज आप खुश हो जाएंगे भाई रेड शिफ्ट मिल गया। रेड शिफ्ट को आप इक्वल कर लें v बाय c के, तो यहां से आप रिसेशनल वेलोसिटी ऑफ स्टार निकाल लेंगे जिसको हम v कहते हैं। अब समझ आ गया रेड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट? जस्ट 15 मिनट्स मोर। क्लियर बच्चों? क्लियर? आगे जाऊं? Yes, sir. Clear. क्लियर। अच्छा, अब इससे जो मिलता जुलता लॉ है जी, उसका नाम है हब्बल्स लॉ। क्या नाम आ गया जी? हब्बल्स लॉ। एक मिनट में जरा अपने टॉपिक पे जाके आपको चेकलिस्ट पे दिखा देता हूँ क्या क्या हो गया। ये देखें, लुमिनोसिटी डन, रेडियन फ्लक्स डन, स्टैंडर्ड कैंडल डन हो गया, रेड शिफ्ट डन हो गया। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट आपको पता है, चेंज इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जब कोई सोर्स यानी स्टार वगैरह हमारे करीब आई, हमसे दूर जाए, वो डॉपलर इफेक्ट ही है, ठीक है। ये क्लियर है आपका? अब मैं आ गया हूं आपके पास हबल्स लॉ पे। मजे की बात ये लॉज आप पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं, खुद ही आपको आ जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। हबल्स लॉ। अब हबल्स लॉ क्या है? एनीवन, किसी भी बच्चे को एक्सप्लेन करना, व्हाट इज हबल्स लॉ? Sir, वो टेलीस्कोप वाला? बोलो कासिम। हबल्स लॉ की वो चलो टेलीस्कोप मैथमेटिकल, वाला? चलिए मैं मैथमेटिकल लिखता हूँ, शायद किसी बच्चे के माइंड में आ जाए। Hubble's law, the recessional velocity of an object is directly proportional to the distance of the object from the observer. मतलब वेरी गुड तला। तला इज सेइंग ये रिसेशनल वेलोसिटी है ऑफ एनी स्टार और गैलेक्सी, ठीक है। ये किसी भी स्टार या गैलेक्सी जो हमसे दूर जा रही है, तो वर्ड रिसेशन का वर्ड मैंने इसलिए बोला है, वशमा की वो फ्रेंड जो वशमा को छोड़ के उससे दूर जा रही है, डे बाय डे दूर जा रही है, ठीक है, उसको रिसेशनल वेलोसिटी कहते हैं। तो रिसेशनल वेलोसिटी ऑफ दैट स्टार और गैलेक्सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ दैट स्टार और गैलेक्सी फ्रॉम ऑब्जर्वर। गैलेक्सी फ्रॉम ऑब्जर्वर। मैंने इसको आईजीसीसी में जब एक्सप्लेन किया था, मैंने बच्चों को कहा था, लेट्स सपोज यू हैव 3 फ्रेंड्स, वन हियर इन एबटाबाद, अदर इन इस्लामाबाद, अदर इज इन अब्रॉड, यूके या कनाडा या आयरलैंड, कहीं भी है। आपके तीनों फ्रेंड्स हैं ना डिस्लॉयल हो गए, आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो विच फ्रेंड हैज मोर रिसेशनल वेलोसिटी? कौन सा दोस्त आपको बहुत ज्यादा स्पीड से छोड़ के जा रहा है? यस सारा, क्या सोच रही हैं? कौन सा फ्रेंड आपको लगता है जो आपको इस्लामाबाद वाला, एबटाबाद वाला या अब्रॉड वाला? विच फ्रेंड is having more recessional velocity? Yes, everyone give your votes. You have 3 friends, one Abroad is wala. Ahmedabad, other is in Islamabad, or other is abroad. Ahmedabad wala. Ahmedabad wala? No, इसकी recessional velocity सबसे नहीं, less ओ होगी। नहीं, सॉरी, अच्छा, हाँ, अब्रॉड वाला, अब्रॉड, अहमदाबाद नहीं, अब्रॉड। Good. इसकी बच्चों recessional velocity सबसे कम होगी, least, और इसकी most होगी recessional velocity। अच्छा, रीजन क्या है? वाई जो पर्सन यूके में है या ऑस्ट्रेलिया में है या आयरलैंड में है, या ठीक है आयरलैंड में, तो उसकी रिसेशनल वेलोसिटी क्यों ज्यादा है? रीजन क्या है? लुक एट द डिस्टेंस फ्रॉम एबटाबाद टू अब्रॉड, यानी आयरलैंड तक डिस्टेंस देखें, तो डिस्टेंस किस में ज्यादा है? एबटाबाद टू इस्लामाबाद से ज्यादा है या एबटाबाद टू आयरलैंड ज्यादा है? बोले ना गर्ल्स एंड बॉयज, एबटाबाद से इस्लामाबाद डिस्टेंस ज्यादा है, एबटाबाद से आयरलैंड ज्यादा है? Ahmedabad to Ireland. ज्यादा है। तो यही चीज हबल ने स्टार्स पे लगाई। उसने कहा जो स्टार ये गैलेक्सी हमारी अर्थ के पास पास है, हमारे सोलर सिस्टम के पास पास है, उनकी रिसेशनल वेलोसिटी थोड़ी कम है, बट जो गैलेक्सीज हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हबल एक्सप्लेन्ड।
तो हबल ने कहा था फर्दर द गैलेक्सीज फास्टर दे मूव, स्लोअर द गैलेक्सी क्लोजर द गैलेक्सी स्लोअर दे मूव। जितनी गैलेक्सी क्लोज होंगी उतनी स्लो मूव करेंगी, और जितनी गैलेक्सी दूर होंगी उतनी ही तेज स्पीड से मूव करेंगी। तो हबल की इस लॉ के बाद हम ये कह सकते हैं द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एट एक्सेलरेटेड रेट। क्या? एट एक्सेलरेटेड रेट। यूनिवर्स कांस्टेंट रेट से नहीं एक्सपैंड कर रही, यूनिवर्स ऐसे एक्सपैंड करी। लोग इस तरह, ये आज की यूनिवर्स है। इससे वाली यूनिवर्स ऐसी थी, फिर यूनिवर्स ऐसी थी, फिर यूनिवर्स ऐसी थी, फिर ऐसी थी, ऐसे करते करते ये। सो इधर से इधर तक आने में यूनिवर्स को तकरीबन 15 बिलियन ईयर्स लग गए। सिंगल पॉइंट जिसको हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, जो चैट जीपीटी को भी नहीं पता कि व्हाट वाज देयर बिफोर सिंगुलैरिटी। अजीब अजीब बातें करता है। ठीक है, आपसे पूछे ना चैट जीपीटी से कि सिंगुलैरिटी क्या था यूनिवर्स में, ये इतने ज्यादा जो बच्चे मैसेज हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, ये सब एक सिंगल पॉइंट के अंदर कैसे थे? बात समझ आई? इमेजिन करें कि इतना ज्यादा मैटर था, वो एक सिंगल पॉइंट में कैसे पैक था। और कुरान में एक जगह पे थोड़ा सा इसके बारे में इंडिकेशन है। वीडियो का बेसिक कंसर्न ये है कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। बात समझ आई? क्योंकि एथियस्ट सिर्फ मुस्लिम्स के साथ ही कंट्रोवर्शियल में नहीं है, वो इवन क्रिश्चियंस को भी, हिंदूस को भी, बुद्धिस्ट को भी कहते हैं कि आप लोग भी गलत सोचते हैं। क्योंकि क्रिश्चियन भी मानते हैं कि यूनिवर्स का वो क्रिएटर है, हिंदूस भी मानते हैं कि क्रिएटर है, वो भगवान भगवान कहते हैं, लेकिन वो मानते हैं इस बात को। ठीक है, बात समझ आई? तो आप इस डिबेट को कभी देखें, इंटेलेक्चुअल, बहुत इंटेलेक्चुअल डिबेट है। उसकी रीजन ये है कि उस डिबेट के एज ऑफ यूनिवर्स, तो आपने क्या करना है, 1/h0 की वैल्यू लगानी है। तला याद है आपको? आज इसी हमने क्वेश्चन कर किए थे इस तरह के, सारा आपको शायद याद होगा। क्या क्वेश्चन? एज ऑफ यूनिवर्स निकालने के लिए हमने 1/h0 किया था। हाँ, ये मुझे याद है, हम करते थे और फिर पता नहीं वैल्यू आती थी, उसको कन्वर्ट करते थे सेकंड्स में या ईयर्स में। बिल्कुल बच्चों, अगर आप 2.3 × 10⁻18 कांस्टेंट की वैल्यू इस सेकंड में आएगी ना, इसको अगर आप डिवाइड कर दे सेकंड्स को मिनट्स में 60, सॉरी आप इस तरह करें, इसको 3600 लगा दें, सेकंड्स आवर में चले जाएंगे, 24 लगा दें और 365 लगा दें, तो आपके पास ईयर्स में आ जाएगी। तो ये यूनिवर्स की एज निकालने का फार्मूला है। आप चैट जीपीटी पे लिखें व्हाट इज द फार्मूला फॉर एज ऑफ यूनिवर्स, तो कहेगा एज इक्वल्स टू 1/h0। हबल कांस्टेंट की वैल्यू कैसे प्रूव हुई है? जब भी हबल ने रिसेशनल वेलोसिटी ऑफ अ स्टार को लिया, ये रिसेशनल वेलोसिटी ऑफ अ स्टार है और ये डिस्टेंस ऑफ स्टार है, इन दोनों की रेशियो जब निकाली वो कांस्टेंट थी। वो क्या थी? जिस तरह आप डेंसिटी पढ़ते हैं ना बच्चों, डेंसिटी क्या है बेसिकली, किसी सब्जेक्ट की मैथ लो या वॉल्यूम लो तो उसकी रेशियो डेंसिटी आ जाती है। तो नो मैटर पानी का जितना मर्जी मैथ लो, उसको वॉल्यूम में डिवाइड करोगे, आंसर 1000 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? पानी की जितनी मर्जी मैथ ले लो, जब उसको वॉल्यूम रिकॉर्ड करोगे एंड इफ यू डिवाइड देम यू विल गेट 1000। दिस इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी। सिमिलरली अगर आप रिसेशनल वेलोसिटी ऑफ अ स्टार लें, उसको डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ स्टार पे डिवाइड कर दें, यू विल गेट अ कांस्टेंट, दैट इज हबल कांस्टेंट। ठीक है, एनीवे वो अभी डिबेट लगी कि ये बात ठीक है गलत है, लेकिन अप टिल नाउ आज की डेट तक आपको इस बात को मानना पड़ेगा। एनी क्वेश्चन हबल लॉ के बाद? फिर मैं आगे जाऊंगा। कोई कंफ्यूजन रिगार्डिंग हबल कांस्टेंट? स्लाइड भी दिखा देता हूं मैं आपको हबल कांस्टेंट वाली। यस, ये देखें। अच्छा, हबल लॉ का ग्राफ कभी भी स्ट्रेट तो होता है वेलोसिटी और इसका, इसमें अनसर्टेनिटीज आती हैं। लुक बच्चों, ग्राफ ऐसा है कि y एक्सिस पे वेलोसिटी है, x एक्सिस पे डिस्टेंस है। इफ यू टेक ग्रेडियंट डेफिनेटली इट विल गिव यू हबल कांस्टेंट। ये देखिए हमने भी पढ़ा है। ठीक है, आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा यूज दिस ग्राफ टू फाइंड हबल कांस्टेंट, यू हैव टू टेक ग्रेडियंट। मजे की बात यह है असल में ग्राफ ऐसे स्केच हुए, इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटीज हैं क्योंकि जब उन्होंने गैलेक्सी की स्पीड और डिस्टेंस को बार बार रिकॉर्ड किया तो डेटा में बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ रही थी, रैंडम एरर आ रहे थे। तो उन रैंडम एरर्स को खत्म करने के लिए यू हैव टू ड्रॉ बेस्ट फिट लाइन। तो बेस्ट फिट लाइन इस ग्राफ से फिर ऐसी कुछ बनती है और उस ग्राफ का ग्रेडियंट 10⁻18 आता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो प्लीज आप पूछ सकते हैं। 10 मिनट्स मोर, आई विल बी नीडिंग जस्ट 10 मिनट्स मोर। ठीक है, क्लियर? ये रेड शिफ्ट क्लियर हो गया बच्चों? रेड शिफ्ट के तीनों फॉर्मूले क्लियर है? हबल लॉ क्लियर? गॉड। अच्छा, अब आगे जाने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, हमारी यूनिवर्स
हमारे बैलून की तरह एक्सपैंड कर रही है। एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर एक बैलून है, सारा की बर्थडे थी, सारा जदून की, उसने ये बैलून लिया। सो इस बैलून में लुक एट द वाइट डॉट्स, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर जब बैलून में एयर नहीं थी। लेकिन जैसे ही आप एयर भरेंगे बैलून में, ऐसे ऐसे बैलून कीप ऑन एक्सपैंडिंग। द डिस्टेंस बिटवीन डॉट्स आर, अगर बैलून पे हैप्पी बर्थडे लिखा है HAPPY हैप्पी, तो वशमा उन लेटर्स में गैप इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब है जैसे जैसे बैलून की फैब्रिक एक्सपैंड हो रही है ना, बैलून स्ट्रेच हो रहा है, बैलून बड़ा हो रहा है, इसी तरह व्हाइट डॉट्स का गैप आपस में ज्यादा हो रहा है। नाउ रिप्लेस बैलून विद द यूनिवर्स, रिप्लेस व्हाइट डॉट्स विद गैलेक्सीज। तो क्या गैलेक्सीज में गैप इंक्रीज नहीं होता जा रहा? तो इसको अगर आपने विजुलाइज करना है तो एक्सपैंडिंग बैलून इज द एग्जांपल टू विजुलाइज द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। ये कैप्शन बुक में है, ठीक है, चैप्टर 31 फिगर 9। क्लियर? ठीक हो गया बच्चों? हेलो, इट्स वेरी बोरिंग। जी नहीं सर, समझ आ okay. रहा? No, no, it's not boring, सर, हो गया। Yes, sir. समझ आ रही है? ये देखो डॉट्स कितने क्लोज हैं। अब देखो, अब देखो, अब देखो, तो इसका मतलब है यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। इतना बता रहा हूं, इस सिंगल पॉइंट से यहां तक, हाँ, यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा है? अप्रोक्सीमेटली 13.75 बिलियन ईयर्स। ठीक है, लास्ट चीज, सिर्फ 2 चीजें रह गई हैं आसान सी। अगले टॉपिक का नाम है जी, क्या है? वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। व्हाट इज दिस? कौन बताएगा जी वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है? चलो जी, कजन इजलाल, कुछ दिमाग में आ रहा है? ये आपने नहीं पढ़ा हुआ ना? किसी ने पढ़ा हुआ वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ? चलो मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट, शायद आपको समझ आ जाए। क्या लिखा है मैंने? हाँ, मुझे याद आ गया है। यस यस यस, T to the power of 4, ये था ना? क्या लिखा है मैंने? ये It was something like wavelength is proportional to the inversely proportional to temperature to the power of 4, कुछ ये था। यस बच्चों, अगर आपके पास एक स्टार है, उस स्टार से वेवलेंथ निकलती है, डेफिनेटली सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी निकलेगी? रेड ही निकलेगी। Red. चले मैं कहता हूँ रेड निकले, ऑरेंज निकले, जो भी निकले, अगर 3 कलर्स हैं, किसी एक कलर की वेवलेंथ सबसे हाई होगी कि नहीं होगी? सारा जेब, किसी एक कलर की तो वेवलेंथ हाई होगी ना? जी। तो मैं कह रहा हूं जो मैक्सिमम वेवलेंथ किसी भी स्टार से निकलती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ स्टार। ये जो लॉ था ना, अब आप सोचते होंगे सर नोमान, आप पहले तो इस बात का आंसर दें कि साइंटिस्ट ने स्टार की मैक्सिमम वेवलेंथ तो चले निकाल ही ली है, वो हमारी अर्थ तक लाइट आती है, टेलीस्कोप के थ्रू कैप्चर हो जाती है, लेकिन सर ये टेम्परेचर ऑफ अ स्टार कैसे निकाला होगा साइंटिस्ट ने? ये क्वेश्चन है ना। एक स्टार का टेम्परेचर निकालना, कोई थर्मोमीटर लेके स्टार के पास जा सकता? कोई 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड सुपर सन का टेम्परेचर है। तो अब आप सोचें कि ये लॉ अगर आप पढ़ लें, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अगर मैं इधर कांस्टेंट लिखूं और इधर टी लिखूं, इस लॉ के थ्रू आप किसी भी स्टार का टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं। कैसे? कैसे? यही तो बात है, कैसे? बोले कैसे? देखें, ये जो साइंटिस्ट था ना वीन, इसने क्या किया? एक बल्ब लिया अर्थ पे, ठीक है, और इस बल्ब से लाइट निकल रही थी, उसने क्या किया? यहाँ पे थर्मोमीटर लगा दिया बल्ब के साथ, सपोज करें उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। अब मुझे बताएं, क्या ये पॉसिबल नहीं है किसी बल्ब का टेम्परेचर किसी थर्मोमीटर से रिकॉर्ड कर लें? थर्मोकपल से, किसी भी थर्मोमीटर से। Yes yes. इनकी रेंज थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, अब उसने क्या किया? इसी स्टार को सामने लेके आया, आगे स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू स्पेक्ट्रम इसका स्टडी कर लिया, ठीक है। स्पेक्ट्रम के अंदर क्या आगे? कलर्स आगे। उन कलर्स में उसने कहा जी अच्छा जी ये सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ है, सपोज करें जिसकी वैल्यू है 670 नैनोमीटर। तो इस साइंटिस्ट को ये पता चल गया कि एक बल्ब के अंदर जो लाइट होती है उसमें सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ कितने नैनोमीटर आ रही है, वो स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू से स्टडी कर ली। अच्छा, फिर उसने बल्ब बी का किया, सी का किया, तो करते करते ही वाज केप्ट ऑन रिपीटिंग दिस फॉर सो मेनी बल्ब। एक बल्ब बी का किया जो थोड़ा और ब्राइटर था, फिर बल्ब सी का किया और ब्राइटर था। इसने एक चीज नोट की है, इससे जब भी लैम्डा जो मैक्सिमम था, जिसके पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये टिक लगा रहा हूँ ये, और टेम्परेचर पे टिक लगा रहा हूँ ये, जब भी सारा इसने टेम्परेचर और मैक्सिमम वेवलेंथ को आपस में मल्टीप्लाई किया, ही गॉट अ कांस्टेंट वैल्यू।
वो वैल्यू हर दफा कांस्टेंट आ रही थी। गजन चाहे बल्ब ए था, पता नहीं गजन क्लास में शायद है कि नहीं है, बी था या सी था, तीनों को जब उसने अलग अलग से उनकी लैम्डा और टी को मल्टीप्लाई किया, लैम्डा मीन मैक्सिमम वेवलेंथ और टेम्परेचर उस बल्ब का, हर दफा कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी। उसने कहा ओहो, ये तो इसका मतलब है कि लैम्डा और टेम्परेचर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। उसने भी क्या किया, उसने उसने एक फॉर्मूला ऐसे लगा दिया, लैम्डा इनटू टेम्परेचर ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू टेम्परेचर ऑफ बी ऑब्जेक्ट। तो उसने बी को सपोज कर लिया स्टार और ए ले लिया उसने बल्ब। ठीक है, अब मुझे बताएं, जब उसने बल्ब की डेटा लिया तो बल्ब का लैम्डा पता था, टेम्परेचर पता था, स्टार से आने वाली लाइट को टेलीस्कोप के थ्रू उसने देखा तो उसकी वेवलेंथ भी आ गई, और इस तरह से उसने टेम्परेचर ऑफ स्टार को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, लैम्डा इंटू टी ए ओवर लैम्डा बी। तो लैम्डा बी का मतलब स्टार की मैक्सिमम वेवलेंथ। हाँ जी, अब बताएं वशमा कैसा लगा? थोड़ा थोड़ा दिमाग में जा रही स्टोरी एस्ट्रोनॉमी की? Yes, सर sir. मुझे तो उल्टी आ गई। क्यों सारा इतना बोरिंग है? हाँ, ये मुझे जो लगा भी है गंद ही है ना सर, ना पाऊँ। क्यों नहीं है सर, ये पाऊं क्यों नहीं है यार? आप अर्थ पे बैठे बैठे लुमिनोसिटी फाइंड कर रहे हो, टेम्परेचर ऑफ स्टार निकाल रहे हो, रेड शिफ्ट है, आप ये बता रहे हो स्टार कितनी स्पीड से भाग रहा है, सारी बातें बता रहे हो, डिस्टेंस ऑफ मुझे स्टार। क्या मिल रहा है, मतलब मैं क्या करूं? मैंने कौन सा स्टार पे जाके अपना वलीमा करना जो मतलब अजीब। वाह भाई वाह, सारा जब देखे ना बच्चे, ये फिर बात ये कि जब ऐसे बच्चों का बोलते हैं ना यार साइंसेस मत रखो, और नहीं नहीं कोई हम ना लाए क्या, हम क्यों ना रखें भाई, हम तो रखेंगे। बच्चों को जब मना करते हैं साइंसेस ना रखो एस में, वो कहते नहीं हम रखेंगे, बल्कि कोई तो 4 से 5 रख रहे होते हैं। फिर जब ये चीजें पढ़नी होती है तो हमने क्या कर रहे हैं, हमने क्या कर रहे हैं। काश मुझे कोई कह देता सर, मैं सुन ही लेती। द मेन पर्पस ऑफ साइंस का क्या है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, फाइंडिंग्स, रिसर्च, इनोवेशन। मैं वैसे बच्चों की बात बताऊं, हाँ, विजिबल लाइट 400 से 700 नैनोमीटर। अब अगर गौर से देखें ना, ये बच्चों मैंने लिखा है 400 नैनोमीटर और ये मैंने लिखा है 700 नैनोमीटर। ठीक है, अच्छा आपने जरा एक चीज नोट करनी है, 400 नैनोमीटर पे ये चेक करें, वेवलेंथ कम है ना, तो क्या मैंने ये बात नहीं की थी, मैक्सिमम वेवलेंथ एमिटेड फ्रॉम अ स्टार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ये बात मैंने कही है ना। इसका मतलब ये कि जितनी वेवलेंथ की वैल्यू लेस होगी, जितनी लेस होगी सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टार, उतना क्या होगा, बोले शाबाश, हायर होगा। हायर होगा। तो दैट्स व्हाई उसकी इंटेंसिटी या लुमिनोसिटी भी ज्यादा होगी। आपको नजर आ रही है इस ग्राफ में? लेकिन अब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ये वेवलेंथ 725 नैनोमीटर है, तो जरा इसकी चेक करें, तो इधर आ जाए तो इसकी देखो रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी कम है। ठीक है, सो द रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी को अगर आप गौर से देखें तो जितना कम वेवलेंथ होगा उतनी ज्यादा होगी। रीजन ये है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ जितनी लेस होगी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होगी, और फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। सो कहने का मतलब ये है कि ये वाला ब्लू स्टार है, एक मिनट लिखता हूं, ये वाला रेड स्टार है, ये वाला, और इसको हम ब्लू स्टार कह सकते हैं। ठीक है, और इसको हम येलो स्टार कह सकते हैं। तो मुझे बताएं, मैंने सबसे कम वेवलेंथ वाले को ब्लू स्टार क्यों बोला है? ये देखिए, सबसे कम वेवलेंथ वाले को वशमा मैंने ब्लू स्टार बोला है, क्योंकि गौर से देखें सबसे कम वेवलेंथ का मतलब क्या है, सबसे हाई टेम्परेचर। तो जिस स्टार का टेम्परेचर सबसे हाई होगा वो ब्लू ब्लू नजर आएगा, जिस स्टार का टेम्परेचर मीडियोकर होगा वो येलो नजर आएगा। हमारा सन येलो, और जो स्टार जो है वो सबसे कम टेम्परेचर पे आएगा, अबाउट टू डाई, दैट विल बी रेड स्टार। अब समझ आ रही है? यस सर, अभी सेंस बन रहा। सर ये जो आपने वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की एनर्जी की क्या था? देखें, आपको ये बात तो पता है ना, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बात पक्की है ना? जी। तो वेवलेंथ अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है,
अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली है, क्वांटम क्या कहता है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली है ना। और जब फिर एनर्जी तो ज्यादा, लुमिनोसिटी भी ज्यादा होगी। हाँ तो वेलोसिटी ज्यादा हो तो रेडियल फ्लक्स इंटेंसिटी ज्यादा होगी ना। तो लुमिनोसिटी और रेडियल फ्लक्स इंटेंसिटी दोनों एनर्जी डिपेंडेंट है ना, तो ये एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो ये भी ज्यादा हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टार, जिस पे स्टार लगा रहा हूँ ना, इसकी लुमिनोसिटी भी ज्यादा है, इसकी रेडियल फ्लक्स इंटेंसिटी भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से जो मैक्सिमम वेवलेंथ निकलती है वो कम है। जितना ये लेस होएगा उतना ये हाई होगा, ठीक है। तभी ब्लू स्टार का टेम्परेचर हाई होता है, येलो स्टार का टेम्परेचर थोड़ा और कम होता है। टेम्परेचर लिखा भी हुआ है देखें, 5000 केल्विन, 4000 केल्विन, आई समझ, ठीक है। ये शायद इधर मैंने एक और ग्राफ भी बनाया हुआ था, मैं आपको अगर दिखा दूं तो पता नहीं किधर चला गया है, वो इसमें नहीं है। अब बात ये समझ आ गई बच्चों आपको? अच्छा, अब एक लास्ट चीज बता दे मुझे जाने से पहले। आई नो बच्चों आप बस थक गए। आलियान आवाज आ रही है? जाग रहे हो? चले गए आलियान, तो नींद का टाइम था उसका। जी सर, उठा हूँ मैं। ओ बड़ी बात है यार, ओह बड़ी बात है, आज तो उठे हो। अच्छा मैं आपको एक सिर्फ छोटी सी चीज बता रहा हूँ, ये देखें, ऊपर ब्लू स्टार है, उसका टेम्परेचर 18000 केल्विन है, फिर येलो स्टार है और फिर रेड स्टार है। ये वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ से डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं, चेक करें, ये देखें, लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर ब्लू स्टार को देखें ना, ब्लू स्टार, इसकी वेवलेंथ देखिए सबसे लीस्ट है, एक्स एक्सिस पे गौर से देखें बच्चों, इसकी वेवलेंथ सबसे लीस्ट है कि नहीं है? तो वेवलेंथ जब सबसे लीस्ट होगी तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। तो आप इस बात को मान गए कि जिस स्टार से लीस्ट वेवलेंथ निकलेगी उसका सरफेस टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई 18000, सन वाला 6000 केल्विन, उसके बाद 4000 केल्विन। अच्छा एक छोटी सी बात बतानी है, हाँ मुझे सिर्फ एक बात बताएं, ये साइंटिस्ट था, इसका नाम था इब्न अल हैसम, बस ये लास्ट 1 मिनट का टॉपिक भी नहीं है। इब्न अल हैसम ने अर्थ पे बैठे बैठे सन का डायमीटर निकाल लिया, उफ। और कब किया था पता है आपको? कब किया था? ये 16वीं सेंचुरी की बात नहीं है, ये 14वीं सेंचुरी की बात भी नहीं है, इससे पहले की बात है, ये 7th-8th सेंचुरी की बात मैं कर रहा हूं। सोचिए 8th सेंचुरी, आज अब 2025 एआई में बैठे हुए हैं। इसने कैसे किया? इब्न अल हैसम ने ये किया बच्चों, उसने एक जूतों का डब्बा लिया, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये जूतों का डब्बा है बाटा वगैरह का, ठीक है, इस तरह का, यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया इसने, ठीक है। उसने क्या किया, इसको छत पे रखिए धूप पे, तो ये सन आ गया, ये आपके सामने, सन से लाइट्स इस होल में से पास होके ऐसे आ गई, ठीक है, समझ आई? जो एग्जैक्ट डायग्राम ये बनी हुई है, आप इसको देखें, इसको छोड़ें, नीचे डायग्राम बनी हुई है। इब्न अल हैसम ने ये किया कि जब इसने जूतों का डब्बा लिया, ये सन को इसके अंदर कैप्चर किया, इस साइड पे ना जहां पे मैं ब्लू डार्ट लगा रहा हूँ, इस साइड पे इसने ना एक ट्रांसपेरेंट शीट टाइप रखी, तो उसके अंदर छोटा सा उसको सन नजर आ रहा था। क्या नजर आ रहा था? छोटा सा सन नजर आ रहा था। उसने सन को ना सर्कल बना दिया, यहाँ पे सर्कल की तरह सन नजर आ रहा था। उसने ये जो था ना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, डब्बे का डिस्टेंस, ये इसको पता चल गया। और जो सर्कल के अंदर जो रेडियस था ना, डायमीटर, इसका जो डायमीटर था, डायमीटर, उसने वो निकाल लिया। निकल सकता है ना, देखें एक छोटा सा बॉक्स है, बॉक्स में छोटा सा सन नजर आ रहा है, उस सन का जो डायमीटर है वो रिकॉर्ड हो सकता है ना स्केल से। और जो जूतों के डब्बों का सारा जेब जो डिस्टेंस है बेसिकली डब्बे का, वो भी रिकॉर्ड हो सकता है। उसने क्या किया, tan थीटा इक्वल्स टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस लगाया, परपेंडिकुलर उसको पता था सन का डायमीटर आ गया, बेस उसने ले लिया जो डब्बे का साइज था, उसने यहां से थीटा निकाल दिया। जरा देखना गौर से, जैसे ही थीटा निकाला उसने कहा अगर ये थीटा 1 और थीटा 2 आपस में इक्वल होंगे, क्यों, मैथ्स क्या कहते हैं आलियान, कांग्रुएंट एंगल सेम होते हैं ना, अपोजिट एंगल्स। यस। अच्छा, जब उसने ये डिस्टेंस एंगल निकाल लिया, ये एंगल जिसको स्टार कहते हैं, ये एंगल निकाल दिया, क्योंकि इंटरनल एंगल और आउटर एंगल सेम है, और ये वाला डिस्टेंस सन का और अर्थ तक का डिस्टेंस, ये ऑलरेडी इसको पता था, किसी और साइंटिस्ट ने बताया हुआ था, ये इसको पता था, ठीक है। तो उसने जब दोबारा ये फॉर्मूला लगाया, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो बच्चों ये आ गया बेस, और एंगल इसको पता था, उसने परपेंडिकुलर निकाल के सन का क्या फाइंड कर लिया, डायमीटर, उस टाइम पे। और दिस वर्क इज नॉट डन बाय द जूइश, दिस इज डन बाय द मुस्लिम साइंटिस्ट नोन एज इब्न अल हैसम। सर इसका इनएक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं होगा? इनएक्यूरेसी थी, क्योंकि इसकी वजह ये
देखो ये फिलोसफर थे उस जमाने में ना, ठीक है, उस जमाने में इतने शार्प वो तो नहीं होते थे, और ये पेन, ये जो था ना, इतनी शार्प पेन थी कि इसको पेन होल कैमरा कहते हैं। तो दुनिया का पहला कैमरा पेन होल कैमरा था, ये इब्न हैसम ने बनाया था। ये तो हम अभी भी कर सकते हैं, मतलब किसी कोकोला वाला कैन हाँ, वो करके। कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? लेकिन वो इमेज कैसे प्रोड्यूस करेंगे? उसके लिए वो कोई लिक्विड चाहिए होता है, उसका क्या नाम होता है, उसमें डालना होता है एक्सरे फिल्म को, है ना? क्या चीज निकालने के लिए? वो हाँ, इमेज प्रोड्यूस करने के नहीं लिए। नहीं, यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट वो कर देंगे ना, डब्बे को साइड से काट के ना, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पेपर रख देते हैं, वो जो नहीं होता ट्रांसपेरेंट पेपर, नहीं होता जो ट्रेसिंग हल्का सा पेपर। हाँ, ट्रेसिंग पेपर, यस, वो वाला। अच्छा अच्छा, ठीक ये है। एक्सरे फिल्म पे नहीं बन सकता? नहीं, एक्सरे फिल्म से बन सकता है, लेकिन उससे बन सकता है, ट्रांसपेरेंट पेपर से भी बन सकता है। सो गर्ल्स एंड बॉयज, वी आर डन विद फुल कंटेंट। मैं आपको चेकलिस्ट दिखा देता हूँ एस्ट्रोनॉमी की। किधर गई इसकी चेकलिस्ट? ये देखें, इस चैप्टर में लुमिनोसिटी के बारे में पढ़ना था, बच्चों ने पढ़ लिया। रेडियन फ्लक्स इंटेंसिटी पढ़ लिया। स्टैंडर्ड कैंडल बिल्कुल पढ़ लिया। अच्छा जी, लैम्डा मैक्स इक्वल टू 1/T बिल्कुल आपने पढ़ लिया। पीक सरफेस टेम्परेचर बच्चों को आ गया समझ? डी स्क्वायर आपने आर स्क्वायर किया था। हाँ, डी आर ए की बात है, एक ही बात है, ये रेडियस ही है, कोई मसला नहीं है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का L = 4 पाई सिग्मा r स्क्वायर T4 हमने कर लिया। वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कर लिया, इनकी स्टेटमेंट भी कर ली। इससे रेडियस कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हम रेडियस निकाल सकते हैं अगर हमें टेम्परेचर और लुमिनोसिटी पता हो। रेडशिफ्ट के तीनों फार्मूले हमने पढ़ लिए, ठीक है बच्चों। और रेडशिफ्ट से कैसे पता लगता है यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है? बिल्कुल एक्सपैंड कर रही है। हबल्स लॉ क्या है? ये पूरा कंटेंट। वी आर डन विद एस्ट्रोनॉमी। अब आप करेंगे क्वेश्चंस। 2 लेसन आगे हम क्वांटम और एस्ट्रोनॉमी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।